नमस्कार। इन सूफी कहानियों की श्रृंखला में आज जिस कहानी को लेकर उपस्थित हुए हैं, ये कहानी है आदि जगत गुरु शंकराचार्य के जीवन की। उस समय की कथा है जब वो मंडन मिश्र के साथ में शास्त्रार्थ करने मंडलम पहुंचे। मंडलम एक बहुत ही रमणीक स्थान है, नर्मदा नदी के तट पर। और नर्मदा नदी का भी एक अपना रोचक किस्सा है। हिंदुओं में नर्मदा नदी बहुत पवित्र नदी मानी गई है और यही एकमात्र ऐसी नदी मानी गई जो कुंवारी है। अन्य नदियां तो विवाहित मानी गईं। एक बड़ी रोचक कथा है कि सहस्त्र बाहु नाम का एक दैत्य नर्मदा के पीछे पड़ गया। वो नर्मदा से विवाह करना चाहता था और वो चूंकि सहस्त्र बाहु था, 1000 भुजाओं वाला, तो उसका ये मानना था कि उसकी 1000 भुजाओं से बचकर नर्मदा कहाँ जाएगी। लेकिन परमात्मा को ये स्वीकार नहीं था और उन्होंने सहस्त्र बाहु को पत्थर में परिवर्तित कर दिया। और आज भी नर्मदा जो उस पर्वत से बह रही है तो उसकी 1000 श्रृंखलाएं बन जाती हैं। तो इसी नर्मदा के तट पर मंडलम नाम के स्थान पर जब आदि जगत गुरु अपनी विश्व विजेता की यात्रा पर थे तो मंडन मिश्र से मिलने पहुंचते हैं। क्योंकि उस समय मंडन मिश्र ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो प्रकांड पंडित थे। उनसे और ज्यादा विद्वान उस समय भारतवर्ष में कोई भी नहीं था, क्योंकि अपनी युवावस्था में उन्होंने शास्त्रार्थ में सभी लोगों को पराजित किया था। जितने भी पंडित थे उन सबको पराजित करके मंडन मिश्र सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुए थे। तो जब आदि जगत गुरु शंकराचार्य पूरे विश्व में अपना परचम लहराना चाहते थे तो उनका मंडन मिश्र को भी शास्त्रार्थ में हराना बहुत आवश्यक था। तो जब वो मंडलम पहुंचते हैं, गांव के बाहर कुछ स्त्रियां कुएं से पानी भर रही थी। तो वो उन स्त्रियों से पूछते हैं कि क्या आप बता सकती हैं यहाँ मंडन मिश्र का घर कहाँ है। वो महिलाएं तो खिलखिला के हंसने लगती हैं और वो कहती हैं कि तुम परेशान ना हो, तुम भीतर गांव में जाओ, तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा। किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मंडन मिश्र के घर के तोते भी वेद पाठी हैं। वो भी वेद के श्लोकों का उच्चार करते हैं और शुद्ध उच्चार करते हैं। शंकर तो चौंक गए। वो पहुंचे गांव में, देखा कि मंडन मिश्र के घर के आसपास का माहौल ही बता रहा है कि ये मंडन मिश्र का घर है। वहां आम के वृक्ष पर तोते बैठे मंत्रोच्चार कर रहे हैं। शंकर ने ये पहली बार देखा था। वो चौंके और जब मंडन मिश्र से मिले तो उन्होंने उनको चरण स्पर्श किए, उन्हें प्रणाम किया और उनसे अपनी इच्छा व्यक्त की कि मैं अद्वैत के विषय में आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। मंडन मिश्र ने कहा कि अब तो मैं बूढ़ा हो चला हूं, अब क्या शास्त्रार्थ करूंगा, और तुम युवा हो, ये शोभा नहीं देता। लेकिन शंकराचार्य ने जिद की कि नहीं, आपको मुझसे शास्त्रार्थ तो करना ही होगा, नहीं तो आप मुझे विजेता घोषित कर दें। तो मंडन मिश्र कहते हैं कि नहीं, कोई बात नहीं, मुझे भी अच्छा लगेगा तुमसे शास्त्रार्थ करके, क्योंकि तुम्हारे विषय में मैंने सुना तो बहुत है, और अगर तुम विजित हुए तो भी मुझे गर्व होगा कि मरने से पहले मुझे कोई योग्य और ज्ञानी व्यक्ति मिल गया। लेकिन निर्णायक की भूमिका कौन निभाएगा? हम लोग शास्त्रार्थ तो करेंगे, लेकिन निर्णय भी तो कोई करने वाला होना चाहिए जो बताएगा कि कौन जीता और कौन हारा। क्योंकि शर्त ये भी थी कि जो हारेगा वो जीतने वाले का शिष्य हो जाएगा, उसका अनुगामी हो जाएगा। तो शंकराचार्य कहते हैं कि उसके लिए मैं आपकी पत्नी का सुझाव देना चाहूंगा, क्योंकि वो भी बहुत विद्वान है और इस समय पूरे भारतवर्ष में उनके बराबर की विदुषी भी कोई और अन्य नहीं।
तो मंडन मिश्र कहते हैं कि तुम ये ना भूलो कि वो मेरी पत्नी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो पक्षपात कर लें। तो शंकर कहते हैं कि नहीं, आपकी पत्नी है ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन वो एक विदुषी भी हैं और उनकी विद्वता का लोहा पूरा भारत मानता है, पूरा विश्व मानता है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है और इसमें लेश मात्र भी शंका या संदेह नहीं होगा। वो जिसे भी विजेता घोषित करेंगी मुझे स्वीकार होगा। तो मंडन मिश्र अपनी पत्नी भारती को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें निर्णायक की भूमिका निभानी होगी। शंकर उनके भी चरण वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं और उनसे भी प्रार्थना करते हैं कि आप इस जिम्मेदारी को उठाएं। तो वो भी वही संदेह प्रकट करती हैं शंकर के समक्ष, कहीं ऐसा न हो बाद में तुम सोचो कि पत्नी होने के नाते मैंने पक्षपात कर दिया। तो शंकर कहते हैं कि नहीं, मुझे विश्वास है और मैं आपके बारे में भी जानता हूं, इसलिए मैं निश्चिंत हूं। और ये आपको बता दें कि ये भारती का विवाह भी मंडन मिश्र से यूं ही ऐसे ही नहीं हो गया था। इनके बीच में भी शास्त्रार्थ चला था जो 6 माह तक चला, 6 महीनों तक चला। उस शास्त्रार्थ में भारती की शर्त थी कि अगर मंडन मिश्र हार गए तो उन्हें शादी करनी होगी, और अगर भारती हार गई तो भी शादी तो करनी ही होगी। तो मंडन मिश्र के लिए दोनों ओर से बात वही होनी थी। तो ये शास्त्रार्थ 6 महीनों तक चलता है और लगता है 6 महीने बीतते बीतते दोनों में प्रेम फलित होने लगा और भारती ने शायद स्वयं ही अपनी हार स्वीकार कर ली, क्योंकि स्त्री का जो गुण है वो है समर्पण, और किसी हारे हुए व्यक्ति के साथ विवाह कर पाना भारती के लिए शायद उतना शोभनीय ना लगा हो। इसीलिए उन्होंने कुछ किया हो ऐसा, कुछ रचा हो ऐसा कि इनकी हार भी हो गई और मंडन मिश्र का सम्मान भी रह गया और दोनों में विवाह भी संपन्न हो गया। खैर, बात कुछ भी रही हो, किंतु दोनों के बीच में शास्त्रार्थ जो चला वो 6 महीनों तक चला था। और इसीलिए शंकर ने भी कहा कि निर्णायक की भूमिका भी आप ही निभाएंगी। तो दोनों के बीच में शास्त्रार्थ होता है और ये शास्त्रार्थ भी लंबा चलता है, लेकिन अंत में भारती घोषित कर देती हैं कि शंकराचार्य विजित हुए और मंडन मिश्र की पराजय हो जाती है। तो मंडन मिश्र शंकराचार्य के शिष्य हो जाते हैं। लेकिन तभी भारती शंकराचार्य से कहती हैं कि तुम अपनी विजय को पूर्ण विजय नहीं मान सकते, क्योंकि हिंदू सभ्यता के हिसाब से जो पत्नी होती है वो पति की अर्धांगिनी होती है, और अभी तो तुमने मंडन मिश्र को हराया है, तो अभी तुमने आधे को हराया है। जब तुम मुझे भी हरा लोगे तब इस जीत को मुकम्मल जीत कहा जा सकेगा। शंकराचार्य तो अपना सर पकड़ लेते हैं कि मंडन मिश्र के साथ में इतना समय लगा, और भारती जो स्वयं प्रकांड विदुषी हैं, इन्होंने मंडन मिश्र के साथ में 6 माह तक शास्त्रार्थ किया था और अब मुझे इनके साथ भी शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। तो उनके चेहरे पर चिंता देखकर भारती कहती हैं कि बेटा परेशान मत हो, क्योंकि मैं तुमसे तर्क में, दर्शन शास्त्र में कुछ भी बहस नहीं करूंगी, कोई शास्त्रार्थ नहीं करूंगी। मुझे तुम्हारे ब्रह्म सूत्र से, तुम्हारी गीता से, तुम्हारे वेदों से कोई लेना देना नहीं। मैं तो तुमसे प्रश्न करूंगी वात्सायन के काम शास्त्र का, प्रेम संबंध के विषय में मैं तुमसे चर्चा करूंगी। शंकराचार्य तो बेचारे किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं कि वो कहते हैं मैं तो ब्रह्मचारी हूं और काम के संबंध में, प्रेम के संबंध में मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मैं तो अद्वैत जानता हूं।
अद्वैत पर शास्त्रार्थ कर सकता हूँ, लेकिन प्रेम संबंध में, काम क्रीड़ाओं के संबंध में मैं कुछ भी नहीं जानता। तो भारती कहती हैं कि नहीं, ऐसे तो नहीं होगा। तुम जितना समय चाहते हो मैं तुम्हें उतना समय देने को तैयार हूं। महीने, 6 महीने, साल भर तुम जाओ, विवाह करो, संबंध में उतरो, काम में उतरो, प्रेम में उतरो, फिर लौट कर आना, तब मैं तुमसे वाद विवाद करूंगी। शंकराचार्य तो कहते हैं कि अब मैं क्या करूं, मैंने तो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का प्रण लिया है, अब आप ही बताएं मैं क्या करूं। तो भारती कहती हैं कि मंडन मिश्र जो अब तुम्हारे शिष्य हो चुके हैं और ये काफ़ी बूढ़े भी हैं, अनुभवी हैं, तुम इनकी मदद ले सकते हो, ये तुमको राय देंगे कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तो कथा कहती है कि मंडन मिश्र ने फिर शंकराचार्य को सुझाव दिया कि तुम किसी अन्य के शरीर में प्रवेश कर जाओ और तब तुम इस विषय के बारे में सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हो, सारे अनुभव प्राप्त कर सकते हो। तब फिर जब तुम्हें लगे कि हाँ तुम परिपक्व हुए, तब तुम लौट आना और तब शास्त्रार्थ को हम आगे बढ़ाएंगे। तो शंकराचार्य वहां से लौट आते हैं और एक गुफा में अपने शरीर को रखते हैं। अपने बाकी के शिष्यों को कहते हैं कि तुम मेरे शरीर की रक्षा करना, मंत्रोच्चार से इसे ऊर्जा देते रहना, और मैं तब तक दूसरे व्यक्ति के शरीर में जाकर इस काम के संबंध में, इस प्रेम के संबंध में और जानकारियां और अनुभव प्राप्त करके लौटूंगा। और कहते हैं कि फिर शंकराचार्य के शिष्यों ने उनके देह की सुरक्षा की और शंकराचार्य एक राजा के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं जिसकी अभी अभी मृत्यु हुई थी, और उसके शरीर में 6 महीने रहते हैं और उसकी रानियों के साथ में प्रेम संबंध स्थापित करते हैं। और जब उन्हें लगता है कि वो परिपक्व हो गए हैं, उसकी हर छोटी बड़ी चीज़ों को समझने लगे हैं, महसूस करने लगे हैं, सारे रहस्य उनके समक्ष उद्घाटित हो गए हैं, तब वो वापस लौट आते हैं और राजा की तब फिर मृत्यु हो जाती है। तो लौटने पर शंकर फिर वापस जाते हैं मंडन मिश्र के घर। वहां उनकी पत्नी भारती से कहते हैं कि अब मैं प्रौढ़ हुआ, अब मैं आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूं। भारती तो खिलखिला के हंसती हैं, बोलती हैं वो तो मैंने तुमसे ऐसे ही मजाक किया था, ठिठोली की थी। मैंने तो तुम्हें इसलिए कहा था कि तुम अपने अद्वैत के सिद्धांतों से थोड़ा बाहर निकलो, थोड़ा प्रेम में सिक्त हो जाओ, तो तुम्हारी विद्युता जो है वो अतुलनीय हो जाएगी, तुम्हारा आभा मंडल परिपूर्ण हो जाएगा और तुम जगत गुरु कहलाने योग्य हो जाओगे। अभी तक तो तुम्हारे पास में ज्ञान का एक पक्ष था, लेकिन ज्ञान प्रेम के बिना अधूरा है, और अब तुमने जीवन के दोनों पक्ष देख लिए, ज्ञान भी और प्रेम भी, पुरुष भी और प्रकृति भी। अब समिष्ट तुम्हारे समक्ष है और तुमने उसका पूर्ण रूपेण साक्षात्कार किया, पूर्ण रूपेण आस्वादन किया। और तर्क अभी भी वही है कि मैं तो अर्धांगिनी थी, तुमने जब मंडन मिश्र को पराजित कर दिया तो मैं तो साथ ही पराजित हो गई थी, लेकिन ये मैंने सिर्फ इसलिए किया कि तुम परिपूर्ण हो सके। और अब तुम जाओ, इस अद्वैत का प्रेम के साथ प्रचार करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और शंकराचार्य दोनों को प्रणाम करते हैं। तो ये थी छोटी सी कहानी। तो देखें, ज्ञान अपने आप में पूर्ण नहीं है, ज्ञान के साथ में प्रेम भी जरूरी है। अगर आप सोचते हैं कि आप बुद्धि के तल पर इस दुनिया को जीत लेंगे तो आप अधूरा सोचते हैं। आपकी जिंदगी अधूरी अधूरी होगी जब तक हृदय साथ में ना हो, जब तक प्रेम साथ में ना हो, आपका जीवन अधूरा है। आप देखते होंगे इस जीवन में भी इतने सारे सफल लोगों को जो
भौतिक रूप से तो सफल कहे जा सकते हैं, लेकिन आंतरिक, भावात्मक और हृदय के स्तर पर वो बहुत गरीब रह जाते हैं। उनके अंदर यांत्रिकता तो होती है, मानवता नहीं होती। उनके अंदर चतुराई होती है, लेकिन सरलता नहीं होती। उनके अंदर तलवार की नोकें तो होती हैं, लेकिन फूलों की कोमलता नहीं होती। तो अपने जीवन को संतुलन में लाएं तो जीवन परिपूर्ण होता है। ऐसा नहीं कि बुद्धि श्रेष्ठ है और हृदय उससे कमतर है, नहीं, दोनों साथ साथ में एक हो पाते हैं। अलग अलग दोनों ही अधूरे हैं। तो अपने जीवन में हृदय और बुद्धि को, अपनी भावनाओं और अपनी तर्कनिष्ठता को एक साथ लेके चलें, उनमें संतुलन बनाएं। और जिस दिन ये संतुलन परिपूर्ण हो जाता है, हम अपने आप में संतुलित हो जाते हैं, तब योग घटित होता है। और तब हमारे जीवन में जो सफलता होती है वो प्रेम पूर्ण होती है, वो प्रसाद पूर्ण होती है। तब हमारी सफलता लोगों को चुभती नहीं है, लोगों की मदद करती है, लोगों के लिए भी हितकर होती है, लोगों को भी उससे सुख मिलता है। तो देखें, हम भी संतुलन का प्रयास करें। बुद्धि और हृदय के बीच में जब संतुलन बैठ जाता है, तब वो फूल खिलता है जिसमें सुगंध होती है और सौंदर्य भी होता है, जहां सफलता भी होती है और प्रेम भी होता है। तब हम लोगों के प्रतिद्वंदी नहीं रह जाते, लोगों के सहयोगी हो जाते हैं। हम लोगों के कंधों के ऊपर चढ़ चढ़ कर सफलता की सीढ़ियां हासिल नहीं करते, तब हम लोगों के साथ उनसे हाथ मिलाते हुए सफल होते हैं। सिर्फ तिजोरियों पर ही राज नहीं होता, लोगों के हृदय पर भी राज होता है। और इसका बहुत आसान सा तरीका है देखने का कि हम आधे अधूरे हैं या भरे पूरे हैं। जब आप देखें कि आसपास के लोग, अधिकांश लोग आपको प्रेम करते हैं, आपको प्रतिद्वंदी की तरह नहीं देखते, तो आप समझना कि कहीं ना कहीं उस संतुलन की ओर आप अग्रसर हैं। तो ऐसे ही संतुलित होते होते एक दिन आप पाते हैं कि आप परिपूर्ण हो गए। अब आप खंडित बटे हुए नहीं, अब आपका व्यक्तित्व जो है वो एक हो गया है, अर्ध नारीश्वर परिपूर्ण हो गया। नमस्कार।